नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। नो योर कंपनी में आपका स्वागत है। एक ऐसा शो जिसमें हम रोज एक कंपनी का पूरा ब्यौरा आपके सामने पेश करते हैं और बताते हैं कि आपने जिस कंपनी में पैसा लगाया है या लगाना चाहते हैं वो करती क्या है, कहां है उसका कारोबार, कितना मुनाफा कमाती है वो हर साल, और उस कंपनी में आपका निवेश कितना सुरक्षित है। और नो योर कंपनी में आज हमारे रडार पर रहने वाली है देश की लीडिंग रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ, और इस कंपनी के ईडी मिस्टर सौरभ चावला होंगे हमारे साथ कार्यक्रम में आगे। लेकिन सौरभ जी से बातचीत करने से पहले एक बार अब तक के बाजार पर नजर डाल लेते हैं, जहां पे हमने देखा था हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में भारतीय बाजार आज दबाव के साथ आपको ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट जो ग्लोबल मार्केट से ओवर द वीकेंड यानी कि शुक्रवार को जब अमेरिकी बाजार बंद हुए थे, जिनसे हम आज क्यूज ले रहे हैं, वो खासे कमजोर होकर बंद होते हुए नजर आए। जिस तरह के वहां पे अब फिर से संकेत आ रहे हैं, जिस तरह की बातें या अटकलें तेज हो रही हैं कि शायद यूएस फेड का जो बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम है वो धीमा पड़ सकता है, एक बार फिर से लिक्विडिटी को लेकर सवालिया निशान उठ चुका है। इसलिए अमेरिकन मार्केट्स हों या फिर यूरोपियन मार्केट्स हों, कमजोरी के साथ शुक्रवार को बंद हुए थे। और इनफैक्ट यूरोपियन मार्केट्स आज फिर जब शुरुआत करी उन्होंने, तो 1% के आसपास की फिर से यहाँ पे आपको कमजोरी देखने को मिलेगी। इनफैक्ट जब भारतीय बाजारों की कारोबार की शुरुआत हो रही थी तो तमाम एशियाई बाजारों में हमने देखा था एक खासा दबाव देखने को मिल रहा था। निक्केई जो पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से खासा वॉलेटाइल हो चुका है, हालांकि ध्यान रखें इस पूरे साल में अच्छे खासे रिटर्न्स निक्केई ने ऑलरेडी दे दिए हैं, लेकिन इस तरह के आसपास बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। 3.5 से 4.25% के आसपास वो कमजोर था और इसके चलते तमाम एशियाई पैक्स में दबाव था। लेकिन भारतीय बाजार ने शुरुआत इतने दबाव के साथ नहीं करी थी, लेकिन जैसे जैसे दिन प्रोग्रेस कर रहा है भारतीय बाजार में दबाव आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब ऑलमोस्ट 1% के आसपास ही कमजोरी सेंसेक्स और निफ्टी में आती हुई करीब 165-166% सेंसेक्स और करीब 50% से कुछ ज्यादा निफ्टी अब कमजोर हो चला है। इनफैक्ट मिड कैप्स भी आज के ट्रेडिंग सेशन में कमजोर है, वहां पे आधे % की गिरावट है। स्मॉल कैप्स ऑलमोस्ट पूरे दिन संभलते हुए नजर आए थे, लेकिन अब वहां पे भी अब गिरावट जो है वो हावी होती हुई नजर आ रही है। और खासतौर पर ब्रॉडर मार्केट में दबाव इसलिए पड़ रहा है जब से हमने देखा यूरोपियन मार्केट्स में कमजोर शुरुआत होती हुई नजर आई। कहां से आ रहा है? खासतौर पर जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, अब पूरी तरह से डिक्लाइन के फेवर में 1:1.5 का रेशियो है, यानी कि हर 2 बढ़ने वालों के सामने 3 स्टॉक्स बाजार में इस टाइम पे ऐसे हैं जो गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ये गिरावट खास तौर पर आ रही है ऑयल एंड गैस स्पेस से, जो आज खासा कमजोर हो चला है। कैपिटल गुड्स, इसमें भी कमजोरी। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एफएमसीजी, तो डिफेंसिव माने वाले स्पेस में भी हमने देखा आज दबाव आता हुआ नजर आएगा। ऑन द फ्लिप साइड, पॉजिटिव साइड, कोई सरप्राइज नहीं, आईटी आज स्टैंड आउट कर रहा है और उसकी बड़ी वजह है इन्फोसिस, जिसमें 4% से ज्यादा की छलांग आज देखने को मिल रही है। हालांकि ध्यान रखें दिन के ऊपरी स्तर जो 8 से 9% के गेंस देखने को मिले थे, उससे अब टेपर डाउन हो चुका है इन्फोसिस, और लेकिन अब भी 4% की एक मजबूत बढ़त यहां पे बनी हुई है। इसके चलते आईटी एज अ पैक पे हमने देखा अच्छी खरीद देखने को मिल रही है। इनफैक्ट बैंक्स में, पीएसयू बैंक्स में कुछ खरीद है। तो ये 2 स्पेसिफिक जोन्स हैं, आईटी और बैंक, जो बाजार को इन स्तरों के आसपास कुछ हद तक संभालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर नजर डालेंगे तो सन फार्मा 5% के आसपास अभी काउंटर कमजोर हो चला है। $5 बिलियन के एक्विजिशन की बात करी जा रही है। दिक्कत की बात, सन फार्मा की बैलेंस शीट कैश रिच है, 5,000 करोड़ रुपए के आसपास का कैश है, लेकिन जो एक्विजिशन करने की बात करी जा रही है वो 25 से 30,000 करोड़ रुपए के आसपास का होगा। तो इसकी फाइनेंसिंग कैसे होगी? आसान शब्दों में सन फार्मा का डेट इक्विटी रेशियो शायद अगर फाइनेंसिंग होगी तो 4:1 तक स्क्यूड होता हुआ नजर आएगा। उससे बाजार घबराता हुआ 5% कमजोर ये काउंटर हो चला है। बजाज ऑटो, इनफैक्ट ऑटो एज अ स्पेस आज खासे दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है। ओवर द वीकेंड जो ऑटो नंबर्स आए थे बेहद कमजोर थे। बजाज ऑटो के आज जो नंबर्स आए हैं वो भी बेहद कमजोर, 4% के आसपास ये काउंटर कमजोर हो चुका है। इनफैक्ट मारुति, टाटा मोटर्स, इन तमाम स्टॉक्स में हमने देखा था गिरावट के साथ ट्रेड देखने को मिले थे, कमजोर आंकड़े थे। महिंद्रा एंड महिंद्रा शुरुआत कमजोर हुई थी, लेकिन इस स्टॉक में हमने देखा अब रिवाइवल आता हुआ जब से इसके ट्रैक्टर बिक्री के आंकड़े सामने आए हैं। 1.5% के आसपास स्टॉक अब मजबूत हो चला है। एस्कॉर्ट्स को फायदा मिल रहा है, एस्कॉर्ट्स के भी ट्रैक्टर नंबर्स जो है वो एनकरेजिंग है, इसलिए एक और ऑटो स्पेस की कंपनी एस्कॉर्ट्स में हमने देखा है खरीदारी लौटती हुई नजर आएगी। लेकिन आज हमारे रडार पे है डीएलएफ और इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर सौरभ चावला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। हालांकि कोई मेंशन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप सबको बता दूं ये कंपनी न्यू दिल्ली बेस्ड है, एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट के कारोबार में, इनफैक्ट इस स्पेस में, कमर्शियल रियल एस्टेट में या फिर किसी भी पैमाने में अगर आप बात करेंगे रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी या मार्केट शेयर के लिहाज से, देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है इस टाइम पे। इस कंपनी ने हाल में अपने चौथी तिमाही के रिजल्ट्स घोषित करे थे। एक बार रिजल्ट्स आपको रन थ्रू करा दूं। आय में साल दर साल करीब 15% के आसपास की कमजोरी थी। चौथी तिमाही में कंपनी को घाटा हुआ, 4 सवा 4 करोड़ रुपए के आसपास का घाटा।
जिस क्वार्टर से हम कंपेयर करें साल दर साल, उस क्वार्टर में इस कंपनी को करीब 212 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा हुआ था। इनफैक्ट जब से कंपनी लिस्ट हुई है, ये पहला क्वार्टर है जब हमने देखा इस कंपनी के रिजल्ट्स में एक लॉस पोस्ट करती हुई नजर आई है। सौरभ जी, सबसे पहला सवाल, इन रिजल्ट्स में जो रेवेन्यू ट्रैक्शन है साल दर साल कमजोर देखने को मिल रहा है, कोई स्पेसिफिक कंसर्न्स या कोई स्पेसिफिक हेडविंड जो कंपनी इस टाइम पे फेस कर रही है रेवेन्यूज में, क्योंकि साल दर साल करीब 15% के आसपास की गिरावट है सर? नहीं, अगर आप अपने इसमें थोड़ा सा और डीप जाएं अपने एनालिसिस में, तो ये जो ड्रॉप है ये मेनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज के कारण है, ना कि बिजनेस के कारण है। अगर आप उसको फैक्टर इन करें तो 2012 और 2013 के रिजल्ट्स में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। एबिटा मार्जिन्स भी सिमिलर हैं। इवन अगर हम फोर्थ क्वार्टर लें, जिसमें अभी आपने बताया कि फोर्थ क्वार्टर में लॉस है कंपेयर टू लास्ट ईयर फोर्थ क्वार्टर, जिसमें अबाउट 212 करोड़ का प्रॉफिट था। अगर हम प्रोजेक्ट्स अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को नहीं चेंज करते तो हमारा 200 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ जाता फोर्थ क्वार्टर के अंदर। तो आपको उस थोड़ा सा अगर आप डीप एनालिसिस करें तो उसमें आपको ये नजर आएगा कि जो हमारी परफॉर्मेंस है इट इज सिमिलर टू जो हमारा 2012 की थी। चलिए, तो अकाउंटिंग को चेंजेस हुए, आप सबको बता दूं, जिस बात मैनेजमेंट जिसकी बात कर रहा है, जो अकाउंटिंग प्रोसेसेस में बदलाव हुआ है, प्रॉफिट्स में इंपैक्ट इसलिए उसके चलते देखने को मिला है। रेवेन्यूज अब रिकॉग्नाइज करने होंगे कंपनी को जब बजटेड कंस्ट्रक्शन एक्चुअली जो स्पेंडिंग है 25% टोटल बजटेड हो जाए, तभी ये अपने बुक्स पे दिखा सकते हैं। इसका मतलब सर फिर एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन, एक्चुअल रिकॉग्निशन कब देखने को मिल सकता है? इस पूरे साल FY14 में क्या यहां से रिकॉग्निशन देखने को मिलेगा सिग्निफिकेंट, जो Q4 में कहीं ना कहीं आपको हिट लेना पड़ा है? हाँ, FY14 में जो अगर हम नॉर्मली अगर हम पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से चलते तो काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलता, बट नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ये जो रेवेन्यू रिकग्निशन और मार्जिन रिकग्निशन है ये पुश आउट हो जाएगा और मोस्टली आपको ये FY15 में दिखेगा। FY14 में आपको देखना पड़ेगा कि हमारे कस्टमर कितना हमें एडवांसेस देते हैं, जो लॉन्चेस हैं हमारे कितनी होती हैं, ये दो आपको फैक्टर्स लेके चलना पड़ेगा। और तीसरी चीज जो हमने डाइवेस्टमेंट्स की हैं नॉन कोर की, उससे जो हमारा नेट डेट रिडक्शन है वो कितना अचीव हो रहा है। सो ऑन दो इक्वेशन में आपको तोल मोल करके आपको देखना पड़ेगा। डेट पे मैं पूरी तरह से बाद में फोकस करना चाहूंगा, एक्चुअली इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इस कंपनी के लिहाज से। लेकिन सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि मैं आपके जब रिजल्ट्स देख रहा था FY13 में, सेल्स वॉल्यूम में कुछ डिप है, लीजिंग एक्टिविटी में कुछ डिप देखने को मिल रहा है, एक्चुअली डिमांड एनवायरनमेंट किस तरह से पैन आउट हो रही है, ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्योंकि बीच में कुछ रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि दिल्ली जैसे स्पेसिफिक मार्केट्स में अब दबाव देखने को मिल रहा है, डिमांड ट्रैक्शन कमजोर हो रहा है, प्राइसिंग कोलैप्स होती हुई नजर आ रही है। क्या एक्चुअल तस्वीर इतनी खराब हो चली है? नहीं, ये गलत एनालिसिस होगा, निष्कर्ष होगा। हमने दिसंबर से 3 प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं गुड़गांव में और तीनों में हमें बहुत अच्छी एब्जॉर्प्शन मिली है और प्राइसिंग ट्रैक्शन मिली है। लास्ट प्रोजेक्ट जो हमारा क्रेस्ट का अभी गुड़गांव में हुआ था, उसमें भी हमने ऑलमोस्ट 17,000 रुपए पर स्क्वायर फुट पे माल बेचा है और जितना भी हमने माल फेज 1 में मार्केट में रखा सारा का सारा एब्जॉर्ब हो गया है। तो रियल एस्टेट जो है वो बड़ा लोकेशन स्पेसिफिक होता है। लोकेशन की प्रीमियम, उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है बनस्पत एक गाड़ी बना के आप देश भर में गाड़ी को एक बेचें। तो ये कमोडिटाइज नहीं करना चाहिए, ये बड़ा लोकेशन स्पेसिफिक उसी तरीके से आगे देखना चाहिए। जो लीजिंग एनवायरनमेंट है वो लीजिंग एनवायरनमेंट हमने 2 साल पहले ही बोल दिया था कि जिस तरह अमेरिका और यूरोप के अंदर रिसेशनरी एनवायरनमेंट है, वो लीजिंग मोमेंटम जो हम पहले किया करते थे वो नहीं होगा FY12 में भी और FY13 में भी, और वही हमें दिखा है कि वो लीजिंग मोमेंटम नहीं आया है। बट अब जिस तरह से अमेरिका में अब उनकी जो इकोनॉमी है वो थोड़ी बेहतर परफॉर्म करने लगी है, अब हमें थोड़ा बहुत उसमें अपटेक नजर आता है। ऑल्दो हम अभी भी जो गाइडेंस मार्केट को ये दे रहे हैं कि वी शुड बी लिटिल कॉशियस गोइंग फॉरवर्ड। चलिए सौरभ जी, आप हमारे साथ बन रही वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक पे खास तौर पे फोकस करना चाहूंगा इस कंपनी के डेट लेवल्स को लेकर और मैनेजमेंट की क्या रणनीति है, क्या स्ट्रैटेजी है इन डेट को कम करने के लिए। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले बता दूं, इस कंपनी का मार्केट कैप DLF का इस टाइम पे करीब 33,000 करोड़ रुपए के है। स्टॉक की लेकिन बहुत ज्यादा पिटाई हो चुकी है और कई सारे कंसर्न्स इसके चलते स्टॉक तगड़ी पिटाई ऑलरेडी झेल चुका है, अपने हाई से काफी ज्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट पिछले 2 सालों का जो हाई था उससे भी काउंटर 50% से नीचे आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज न्यूयॉर्क कंपनी में हमारे रडार पे है डीएलएफ और इस कंपनी के ईडी मिस्टर सौरभ चावला हमारे साथ बने हुए हैं। सर, इंटरेस्टिंगली इस बार जो आपने रिजल्ट्स पोस्ट कर रहे हैं उसमें एक वन ऑफ या कहें वन टाइम लॉस है 33 करोड़ रुपए का, जो आपने एक इन्वेस्टमेंट में सेल जो करी थी उसमें आपको लॉस बुक करना पड़ा था। अगर ये नहीं होता तो शायद ये कंपनी इस बार फिर से एटलीस्ट प्रॉफिट बॉटम लाइन के फ्रंट पे दिखा रही होती। ये क्या इन्वेस्टमेंट था और क्या जरूरत पड़ी इसे लॉस में बेचने की सर? नहीं, जैसे हमने 2 साल पहले आर्टिकुलेट किया था, हम काफी नॉन कोर डाइवेस्टमेंट्स कर रहे हैं। सो कुछ जो हमने कोटेड इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं, जो कोट होते हैं मार्केट के अंदर, वो भी हम निकाल रहे हैं आस्ते आस्ते। तो ये वन ऑफ दोज इन्वेस्टमेंट्स थी जो हमने कुछ पार्शली बेची थी Q4 में, कुछ अभी Q1 में उनको और आगे डाइवेस्टमेंट करेंगे उसका। Okay. ये पार्ट ऑफ नॉन कोर डाइवेस्टमेंट है जिसमें हमने ये वन टाइम लॉस लिया था। एक तो आपने जो इन्वेस्टमेंट बेचा उसमें लॉस हुआ, कुछ अन्य का कंपोनेंट गिरता हुआ नजर आया, लेकिन जो खास तौर पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को अभी भी डेंट कर रहा है वो है ब्याज पर खर्च, जो आपको हर क्वार्टर में सिग्निफिकेंटली बेयर करना पड़ता है। इस टाइम पे इस कंपनी की बुक्स पे कितना डेट है सर? तो भाई नेट डेट हमारा करीब अबाउट 21,800 करोड़ के करीब है जो नेट डेट है हमारा। और इस पर हमारी पूरी तवज्जो है कि हम इसको जल्द से जल्द कम करें, क्योंकि एक तरफ थोड़ा डेट है और दूसरी तरफ क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स अभी हाई हैं, तो हमें जो फ्री कैश जनरेट होता है हमारे रेंटल बिजनेस से, तो वो उसमें कमी आ जाती है। तो इस साल ये लग रहा है हमें कि एटलीस्ट अबाउट 100 बेसिस पॉइंट्स इंटरेस्ट रेट्स कम होने चाहिए, और दूसरी साइड डाइवेस्टमेंट से जो हमारा नेट डेट कम होगा उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे पीएनएल पे। सर, ये स्टॉक मुझे याद है फ्लेवर में था फरवरी मार्च के आसपास, जब आपने एनालिस्ट मीट करी थी और आपने स्पेसिफिकली एक आईब्रो रेजिंग गाइडेंस की बात करी थी डेट लेवल्स को पेयर ऑफ करने के लिए, लेकिन अनऑल्टर्ड है डेट लेवल्स सिक्वेंशली तिमाही दर तिमाही अगर बात करें, इनफैक्ट स्लाइटली हायर होता हुआ नजर आएगा आपको। मैं आपसे जानना चाहता हूं जो FY13 के एंड की जो गाइडेंस दी थी आपने 18,500 से 19,000 करोड़ रुपए के आसपास ही, वो तो आपने ऑब्वियसली मिस कर दी है। कब तक ये जो अमन रिजॉर्ट्स और विंड फार्म का जो एसेट्स आपने बेचे हैं इनसे पूरी प्रोसीड इस कंपनी के पास आती हुई नजर आएगी, और उसमें डिले क्यों देखने को मिल रहा है? नहीं, जो हमने फरवरी में एनालिस्ट मीट की थी उसके अंदर हमने ये 3 ईयर गाइडेंस दिया था। हमने कोई क्वार्टरली गाइडेंस या एनुअल गाइडेंस हम कभी देते नहीं है। हमने ये बोला था कि 3 साल के अंदर हम अपना जो नेट डेट है उसको करीबन आधा कर देंगे, और हमारा जो एबिडा है जो अबाउट 4,000 करोड़ के करीब है, वो 3 साल के अंदर वो डबल हो जाएगा। ये हमने गाइडेंस दी थी, और एनालिस्ट को प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट, कैश फ्लो बाय कैश फ्लो और डाइवेस्टमेंट बाय डाइवेस्टमेंट हम लोगों ने वो पूरा उनको उनके सामने रखा था। उसी के बाद जितने भी एनालिस्ट हैं वो हमारे कंपनी के प्रति और हमारे स्टॉक के प्रति उनका एक पॉजिटिव नजरिया हुआ था। उनको फिर हम लोगों ने पूरे गुड़गांव में और दिल्ली में सारे प्रोजेक्ट्स की जो प्रगति है वो पूरी दिखाई थी। तो उसी से कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि अदरवाइज आजकल के ज़माने में इंस्टेंट न्यूज़ और इंस्टेंट एनालिसिस में जो असली कहानी है वो छुप के रह जाती है। अभी भी हमारा वही कहना है कि अगले 3 साल के अंदर बाय FY16 जो है हम लोगों का जो डेट है, नेट डेट है, वो आधा रह जाएगा, और जो हमारा एबिडा लेवल है वो डबल हो जाएगा। और ये जितने भी प्रोजेक्ट्स अभी हम लेके आ रहे हैं उसका मैं अगर उसको मैं क्वालिफाई करूं तो वो सब लो हैंगिंग फ्रूट है, उसमें रिस्क ज़्यादा नहीं है। और ये मेरा आपके तरफ और इन्वेस्टमेंट पब्लिक की तरफ होगा कि हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर ना देके चलिए, क्योंकि ये हमारे लॉन्ग साइकिल्स होते हैं प्रोजेक्ट्स के। ये 3 से 4 साल 5 साल लगते हैं इनको कंप्लीट करने में, और हम क्वार्टर बाय क्वार्टर के बेसिस पे हमें इवैल्यूएट करना गलत रहता है। ठीक है, आप जब कह रहे हैं अगले 2 से 3 साल की आपने गाइडेंस दी थी 21,800 करोड़ रुपए के आसपास इस टाइम पे कंपनी की डेट है, आपने कहा था 3 साल बाद ये 10,000 करोड़ रुपए तक पहुंचती हुई नजर आएगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं ये क्या वाकई पॉसिबल होगा, क्योंकि ऑफ लेट नॉन कोर एसेट्स की सेल से इतने ज्यादा ट्रैक्शन देखने को नहीं मिला है, क्योंकि कई सारे एनालिस्ट ये मान के चल रहे थे कि आईपीपी के दौरान आपने एक्चुअली स्टॉक को पंप अप करने के लिए, प्रॉप अप करने के लिए इतना एग्रेसिव गाइडेंस दे दिया है जो अब अचीव करने में शायद इस कंपनी को दिक्कत होगी। कैसे चैलेंज करेंगे इस आर्ग्यूमेंट को सर? आर्ग्यूमेंट को इसलिए चैलेंज करेंगे कि फिर आईपीपी हमने फिर 280 रुपए पे कर लेना चाहिए था। जब हमने गाइडेंस दी थी वो हमने लॉन्ग टर्म गाइडेंस दी थी। उसके बाद जो भी जापान में इशू हुआ, जो भी यहाँ पे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आई, उसके कारण स्टॉक अपना गिरा, और हमने जाके 230 के ऊपर हमने जो प्लेसमेंट की, और उसमें भी हमने जो प्लेसमेंट की है लीस्ट डिस्काउंट टू द लास्ट क्लोजिंग प्राइस
किसी आईटीपी में जो हुई होगी उसके ऊपर की थी। तो जो हमारी स्टोरी है, दुनिया के जो इन्वेस्टर हैं वो समझते हैं, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, तो उनके ऊपर हमारा आई थिंक कॉन्फिडेंस ज्यादा है कि वो हमको सपोर्ट करेंगे और हम उनको डिलीवर कर पाएंगे। चावला साहब, तो फिर नॉन कोर एसेट्स जो बेचने के फ्रंट पे प्लान्स हैं वो क्या है कंपनी के? क्योंकि अब तक कोई मटेरियल सेल्स देखने को हमें नहीं मिली है। क्या इस करंट एनवायरनमेंट में, इस करंट हालात में आपको मुश्किल हो रही है अपने एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, हिस्सेदारी बेचने में? नहीं, हमने जो कॉन्ट्रैक्ट करने थे नॉन कोर एसेट सेल्स करने के लिए वो लास्ट ईयर कर दिए हैं। जो उनका कैश फ्लो हमें 4th क्वार्टर में आना था वो 4th क्वार्टर में ना आके वो अभी 1st और 2nd क्वार्टर में आएगा। और जो अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं वो सब हम अचीव कर जाएंगे, ये हमारा पूरा मानना है इसके ऊपर। तो हमें ऐसी कोई परेशानी नहीं है कि हम वो एलिमेंट अचीव कर दें। अब यहाँ से वो कौन से एसेट्स हैं जो आप वो आना भी शुरू हो गया। अब यहाँ से वो कौन से एसेट्स हैं जो आप बेचने की योजना बना रहे हैं? कुछ रिपोर्ट सजेस्ट करी थी कि शायद हैदराबाद में आपके पास 32 एकड़ के आसपास की जमीन है जिससे आप बेचते हुए नजर आएंगे। क्या वो अगला एसेट है ऑन द ब्लॉक? नहीं, वो उनमें से हैदराबाद की जो जमीन है वो कई एसेट्स में से वो एक है जो हमने लास्ट टाइम भी आपके सामने रखा था। इसके अलावा जो अभी हम कोई नए एसेट्स नहीं लेके आ रहे हैं। हमारी पूरी की पूरी जो फोकस है वो हमारा ऑपरेशंस के ऊपर है और जो हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिए हैं डाइवेस्टमेंट्स के, उनका जो कैश फ्लो आना है उसके ऊपर है। कोई हम नए एसेट्स हम मार्केट के अंदर नहीं लेके जा रहे। चलिए चावला साहब हमारे साथ बने रही, वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक के बाद फोकस करेंगे किस तरह की ग्रोथ, किस तरह का आउटलुक मैनेजमेंट यहां से देता है। एक बार फिर से स्वागत है आपका और आज हमारे रडार पे डीएलएफ और इस कंपनी के एडी मिस्टर सौरभ चावला हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ जी, आपने भी मेंशन करा हाल में आपकी कंपनी के प्रमोटर्स एक आईपीपी इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम लेके आए थे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप इस आईपीपी प्रोग्राम के बाद का प्रमोटर्स का हिस्सा 75% के थ्रेशोल्ड लिमिट तक पहुंच चुका है। और दूसरा, बाजार को जिस तरह आमतौर पर डर लगता है, क्योंकि ये तो जो आपने हिस्सेदारी पेयर ऑफ करी प्रमोटर्स ने वो रेगुलेटरी नॉर्म्स के चलते करी थी, पर आपके डेट लेवल्स को पेयर ऑफ करने के लिए, कम करने के लिए क्या प्रमोटर्स यहाँ पे अपनी हिस्सेदारी बेच सकते हैं? एक डाइल्यूशन देखने को मिल सकता है इस कंपनी में फंड रेजिंग के चलते? नहीं, अभी तो कंपनी ने ही पैसा रेज किया है। तो जो 1800 करोड़ 1863 करोड़ का जो डाइवेस्टमेंट हुआ है नए शेयर इशुएंस का, तो कंपनी में ही पैसा आया है और उससे नेट डेट कम ही होगा। तो ये प्रमोटर्स के पास नहीं पैसा गया है, कंपनी के पास पैसा गया है। दो नए प्रोजेक्ट लॉन्चेस थे, कैमेलिया और क्रेस्ट, जिसकी आपने भी कुछ देर पहले बात करी थी। एक्सपेक्टेड था कि Q3 में लॉन्च होंगे, पर अब उसमें आया था खबरें कि डिले देखने को मिल रहे हैं। पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने भी वहां पे कुछ स्टे लगा दिया था। मैं आपसे जानना चाहता हूं वहां पर क्या अपडेट है और क्या पॉसिबिलिटी यहां से फर्दर लिटिगेशंस की? नहीं, Q1 में हमारा लॉन्च हुआ है क्रेस्ट और उसका काफी अच्छा रिस्पांस मिला है पब्लिक से। सो 250 अपार्टमेंट हमने मार्केट में रखे थे, सारे 250 बिक गए हैं। जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जो इशू है वो उन्होंने एक्स पार्टी डिसीजन दिया था। हमने अपना पल उस रखा है, तो उसमें जब फाइनल डिसीजन आएगा जुलाई के अंदर तब देखेंगे। बट जो रिस्पांस था वो काफी अच्छा था। कैमेलिया भी हम बाद में अभी इसी फर्स्ट हाफ के अंदर हम लॉन्च करेंगे। तो आप जब कह रहे हैं क्रेस्ट में इस टाइम पे काम पे रोक नहीं लगी हुई है? काम पे कहाँ रोक लगी हुई है? हमने तो लॉन्च करके उसको माल बेचा है। जब उसका कंस्ट्रक्शन शुरू होगी, कंस्ट्रक्शन तो क्या कहते हैं मॉनसून के बाद ही शुरू होगी, उससे पहले तो शुरू होगी। अभी कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं रही है, तो अभी तो टाइम है उसके कंस्ट्रक्शन के। ओके। दूसरा बड़ा ओवरहैंग था आपकी कंपनी पे, जो कंपटीशन कमिश्नर ऑफ इंडिया सीसीआई ने इस कंपनी के ऊपर फाइन पेनल्टी लगाई थी 630 करोड़ रुपए की, जिसके लिए आपने हायर अथॉरिटीज कॉम्पैट को अप्रोच करा था। मेरे ख्याल से वो अगला डेट जो है लिस्टिंग की इस खबर की केस की वो जुलाई 15 तारीख है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कितने कॉन्फिडेंट हैं आपकी आपके पक्ष में जाएगा, और प्रूडेंट अकाउंटिंग नॉर्म्स के चलते क्या आपने इसको प्रोवाइड फॉर करा है अपनी बुक्स में 630 करोड़ रुपए को? नहीं, हम 630 करोड़ को प्रोवाइड फॉर नहीं किया है और नहीं जरूरत है हमें करने की, क्योंकि जब तक इसका फाइनल डिसीजन नहीं आता है तब तक हम इसमें क्यों प्रोवाइड करें। बाकी अभी हमने अपना जो पक्ष है पूरा कॉम्पैक्ट के सामने रखा हुआ है।
काफ़ी और लोगों ने उसके अंदर इम्प्लीट करने की कोशिश की है, बट अब देखते हैं जुलाई 15 को जब हियरिंग होगी तो उसमें हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि हमारा पक्ष भारी पड़ेगा। सर, एक और दिक्कत की बात थी आईपीओ रिलेटेड जो इश्यूज थे, इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर्स कहा जा रहा था, आपने 2007 में जो आईपीओ लाए थे उसमें सामने लेके आए थे। सेबी की जो माना जा रहा है जो एडवांस स्टेज पे इन्वेस्टिगेशंस चल रही है और एक जल्दी नोटिस शायद इस कंपनी को सर्व किया जा सकता है। आपने कोई बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन जरूर करे होंगे, क्या पोटेंशियल फाइनेंशियल लायबिलिटी आपको नजर आती है इस कंपनी पे पड़ती हुई नजर आ सकती है? नहीं, हमें कोई ऐसे लाइबिलिटी नजर नहीं आ सकती पोटेंशियली। जो हमने डिस्क्लोजर करने थे एज पर रूल्स एंड लॉ हमने पूरे डिस्क्लोजर किए हैं। सेबी अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अभी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आएगी, देखेंगे उसके बाद क्या होता है। अभी तो बहुत अर्ली स्टेज है इसके ऊपर बात करने की। चलिए चावला साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। थे डीएलएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो कंपनी के खास तौर पे चौथी तिमाही के रिजल्ट्स, तमाम ओवरहैंग्स हैं और आउटलुक पे हमसे खास तौर पे चर्चा कर रहे थे। लेकिन नो योर कंपनी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए आखिरी सौदा। नमस्कार।